हेलो जी, नमस्कार। कैसे सब भैया? मस्त फर्स्ट क्लास जगह। चलो आज हम लेकर भैया जैव अणु, जो कक्षा 12 का केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यानी ये बोर्ड एग्जाम में से सवाल तो आना पक्का है, इसलिए इस चैप्टर को आप बिना नज़रअंदाज करते हुए ध्यान से और मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है। तो क्या है हमारा चैप्टर केमिस्ट्री का? हालांकि ध्यान रखिएगा, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है कक्षा 12 का, और चाहे तो 11 वाले भी पढ़ सकते हैं जो जैव अणु कक्षा 11 में है। लेकिन जो कक्षा 11 में बायोलॉजी में जो जैव अणु है वो थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन इससे थोड़ा सा हल्का है, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन चाहे तो 11 वाले भी इस जैव अणु कक्षा 12 का जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर है जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स, आप इसे पढ़ सकते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और दोनों लोग के लिए ही महत्वपूर्ण है। बायोलॉजी वाले पढ़ सकते हैं कक्षा 11 वाले, या फिर 12 वाले तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 12 में तो एग्जाम तो आना है बोर्ड एग्जाम में। तो केमिस्ट्री वाले बायो वाले के लिए तो मान लो बल्ले बल्ले है, बायो वाले को बहुत अच्छे से चीज़ों को पकड़ में आएगी। हाँ, केमिस्ट्री वाले को भी, मतलब मैथ वाले को भी पकड़ में आएगी, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक को ध्यान से मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है भैया। तो आज शुरू करते हैं इस चैप्टर को आगे थोड़ा सा हम। जैव अणु क्या भैया? ये जैव अणु, इसे हम बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स, जैव अणु। तो जैव अणु क्या है? पहले हम एक चीज समझेंगे, हम जैव क्या है। जैव अणु दोनों को हम अलग अलग करके समझ लेते हैं। पहली बात हम समझेंगे जैव क्या है भैया। जैव, जैव शब्द का अर्थ क्या होता है? ये जैव शब्द आया कहाँ से? तो आपको हम बता दें, जो जैव है, जैव बहुत सारे पहले साइंटिस्टों ने बताया था कि जैव शब्द होता है, जैसे कि वैज्ञानिक जो थे बर्जीलियस हैं, केमिस्ट्री साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने बताया कि सजीवों में एक जैविक शक्ति होती है सजीवों में, जिससे वो चलते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, पाचन करते हैं, उपापचय क्रिया होती है, यानी कि मेटाबॉलिज्म होती है। ये सारी क्रिया क्या होती है? जीवों में होती है। इसमें क्योंकि जीवों में एक विशेष शक्ति होती है, जीवों में एक विशेष शक्ति होती है, जिसे साइंटिस्टों ने जैव शक्ति कहा था। तो उसी जैव शक्ति से आया कि सजीवों से आया कि सजीवों में एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है, उसे साइंटिस्टों ने जैव शक्ति नाम दिया था। जैव शक्ति से जैव वर्ड निकल के आया है कि सजीवों में एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है, जिसे जैव शक्ति कहते हैं। उस जैव शक्ति से जैव वर्ड के बाहर आया है, ठीक है भैया, वहां से निकाला गया जैव वर्ड। तो ठीक है, चलो समझ आ गया कि मान लो सजीवों की जैविक शक्ति, जैव शक्ति, ये कहाँ से आया भैया? ये आया सजीवों की जैव शक्ति से आया है। सजीवों की जैव शक्ति से, जैव शक्ति से आया है कि जैव शब्द कहाँ से आया भैया? सजीवों की जैविक शक्ति जो होती है वहां से निकल कर आया है। आपने पढ़ा होगा 11th में जो था जैव शक्ति सिद्धांत पढ़ा था ना भैया, बर्जीलियस से जो था, ठीक है, वहीं से आया जैव शक्ति। ये जैव शक्ति से ही क्या आया है? जैव शब्द यहाँ से आया भैया, ये जैव शब्द, ठीक है। अब बात करते हैं अणु क्या है। अणु क्या है भैया? मॉलिक्यूल्स क्या है? ये अणु कहाँ से आया है? तो अणु तो आपको जिसे पता होगा, अच्छा 11 में या 9th में आप सीखते चले आ रहे हैं कि भैया कि क्या अगर परमाणु जो है आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? अणु। ये एक परमाणु है, ये परमाणु है, प्लस एक और परमाणु है। तो परमाणु आपस में जो जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है? अणु बन जाता है। आपको पता है जैसे कि क्या बन जाता है? अणु बन जाता है। तो भैया जब सारे परमाणु जुड़ जाते हैं क्या बन जाता है? अणु। आपको पता है कि हाइड्रोजन एक परमाणु है, ये भी हाइड्रोजन एक परमाणु है, दोनों मिल जाए क्या बन जाएगा? अणु बन जाएगा। तो मालूम है ना आपको। फॉर एग्जाम्पल ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी परमाणु, ये भी परमाणु, तो ये भी परमाणु, ये भी परमाणु, तो क्या बन जाएंगे? अणु बनेंगे, क्या बन जाएंगे। आपको ये भी पता कि जब सारे अणु जुड़ जाते हैं कि भैया जब अणु और अणु, ये मान लो एक अणु प्लस दो अणु, बताओ जो सारे अणु जब अणु आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो आपको पता है यौगिक बनता है, यौगिक कंपाउंड बनता नहीं बनता यौगिक। तो जो वही बातें हो रही ना कि भैया परमाणु ये दोनों आपस में जुड़कर या मिलकर अणु बनाते हैं, ठीक है।
परमाणु परमाणु मिलकर क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना भैया कि जैविक शक्ति से आया है जैव शब्द, अब परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है और अणुओं के निर्माण से यौगिक का निर्माण होता है। आपको इसे पता है ये सब चीज़ें। तो बस ये था नॉर्मल सी बातें। और आगे आते हैं हम अपने टॉपिक की ओर थोड़ा सा। तो आपको जैव का मतलब समझ में आ गया, अणु का मतलब समझ में आ गया। अब बात करते हैं जैव अणु क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स क्या है। तो आप बोल सकते हैं ना यार, सजीवों के शरीर में, क्या बोलेंगे, सजीवों के शरीर में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक यौगिक जो जीवों के जीवन का मूल आधार होते हैं। या आप ऐसे ही बोल सकते हो यार, क्या बोल सकते हो, कोशिका में पाए जाने वाले जैविक अणुओं को, कोशिका में पाए जाने वाले कार्बनिक अणुओं को जैव अणु कहते हैं। सिंपल सा यार, जो सा हो तो बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं हमें, तो बस आपको समझ में आना चाहिए। बस क्या बोलोगे परिभाषा, देखो भैया हम डेफिनेशन बोर्ड पर लिखने वाले हैं। अगर थोड़ा अगर स्पीड स्लो होगी आपकी तो आप स्पीड अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, अपनी स्पीड अपने हिसाब से जो है बढ़ा लीजिएगा, ठीक। तो क्या होगा, बोलेंगे सजीवों के शरीर में, बोलेंगे सजीवों के शरीर में, सजीवों के शरीर में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक यौगिक, जटिल कार्बनिक यौगिक जो जीवों के जीवन का मूल आधार होते हैं, मूल आधार होते हैं, कभी मूल आधार होते हैं, जैव अणु कहलाते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। ठीक, जैव अणु कहलाते हैं। अरे सिंपल से यार कह रहा है कि सजीवों के शरीर में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक यौगिक जो जीवों के जीवन का मूल आधार होते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। सिंपल सा। अरे ना समझ में आया कोई बात नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो यार, अथवा कर दो यहाँ पर, अथवा चाहे तो दूसरी परिभाषा आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि बोलेंगे, क्या बोलेंगे यार, आप ये भी बोल सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोशिकाओं में, ये क्या है, कोशिका है, कोशिकाओं में पाए जाने वाले जटिल, कैसे भैया, जटिल कार्बनिक यौगिक जैव अणु कहलाते हैं भाई, जैव अणु कहलाते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। ठीक, सिंपल से। आप जो परिभाषा आपको अच्छी लगे, जो भी परिभाषा आपको अच्छी लगे आप इसमें से नोट कर सकते हो भाई। क्या करोगे यहाँ पे, देखो क्या लिखा, सिंपल सा कि सजीवों के शरीर में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक यौगिक जो जीवों के जीवन का मूल आधार होते हैं, वे क्या होते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। अगर वो भी तो ये सस्ती परिभाषा ले लो, कोशिकाओं में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक यौगिक जैव अणु कहलाते हैं। अरे यार भाई, सजीव मतलब जिसमें कोशिका हो, सजीव मतलब कोशिका। अरे भाई जिसमें सजीव जो है उसमें कोशिका होती है। अरे बिना कोशिका कोई सजीव हो ही नहीं सकता, बिना कोशिका के कोई सजीव हो ही नहीं सकता। तो भैया सभी सजीवों में कोशिका पाई जाती हैं। तो आप चाहे सजीवों के शरीर बोल दीजिएगा या कोशिका बोल दीजिएगा, आपको जो मन में तो बोल दीजिएगा। जब सस्ती परिभाषा जो अच्छी आपको लगे, जो सस्ती लगे और मद्दी लगे, अच्छे से बोलिएगा, ठीक है। दोनों परिभाषा सेम है, दोनों परिभाषा अच्छी है और दोनों मतलब वही होता है, ठीक है। आप जो आपको जो अच्छे लगे इसमें से एक अपना चूज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। हमारे ख्याल से दोनों लिख लीजिएगा, जो सस्ती पड़े वो याद कर लीजिएगा, ओके। इतना आपको इतना आप स्क्रीन शॉट लीजिए तो आगे बताते हैं हम इसके बारे में, ठीक है। स्क्रीन लीजिए फटाफट, लीजिए फटाक से।
तो अब बात कर लेते हैं जैव अणु की एग्जाम्पल्स। जो जैव अणु होते हैं भैया, जैव अणु, तो जैव अणु क्या चीज, जैसे एग्जाम्पल में क्या आएगा भाई, एग्जाम्पल में क्या आएंगे बताओ, एग्जाम्पल में क्या आएगा, कुछ आएगा बोलो क्या आएगा। अरे भाई आ जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, विटामिन है, न्यूक्लिक अम्ल है। अच्छा काम करो आप डाल लिखो पोषक तत्व, पोषक तत्व। और क्या आएगा, हार्मोन्स भी आ जाएगा, मान लो इसी में कि मैं भाई हार्मोन्स भी आ जाएगा, हार्मोन्स आ जाएगा, आदि कर दो आदि। अब आपके दिमाग में सजी पोषक तत्व का आवा, पहले यही बता दो भैया पोषक तत्व का, पूछ लो भैया, पूछ लो एक बार से, बता दो भैया पोषक तत्व क्या है। अरे पूछ लो ना बबुआ कि पहले सर आप यही बता दीजिए पोषक तत्व क्या है, उसके बाद आगे बताइएगा पोषक तत्व के बाद। चलो ठीक है, मैं पहले यही बताऊंगा पोषक तत्व है क्या चीज़। तो ले भैया जान लो यार, जान लो मैथ वाले भाई, जान लो यार। तो पोषक तत्व मतलब यार क्या बोल सकते हैं, भोजन का, बोल दीजिए भोजन का। अरे भोजन खाएगा बच्चा, भोजन खाना, भोजन, भोजन का आवश्यक, आवश्यक अवयव, अवयव या अंग बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, अंग पोषक तत्व कहलाता है, पोषक तत्व कहलाता है। ओके अब अच्छा अगर जानो इसके अंतर्गत, किसके बच्चा, पोषक, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, पता है क्या क्या आता है, अगर पता है तो बताओ। इसके अंतर्गत है कार्बोहाइड्रेट, क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, और क्या आता है, प्रोटीन्स आती हैं, और क्या आता है, एंजाइम्स आती हैं, एंजाइम, और क्या आता है, अरे वसा आएगा ना, वसा, लिपिड यार, लिपिड, क्या आएगा भैया, लिपिड्स, और क्या आएगा, और भी चीज़ें यार इसके अंदर, और आपका विटामिन भी आ जाता है इसी में, विटामिन, विटामिन का है वो, विटामिन, और क्या आता है आपका न्यूक्लिक अम्ल भी आ जाता है, न्यूक्लिक एसिड, बायो वाले बच्चे तो जान ही गए होंगे न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक अम्ल आ जाता है, आदि कर दो, बहुत हो गया। हालांकि और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, इतना काफ़ी है आपके लिए इस समय, ये हो गया ठीक है भैया। तो पोषक तत्व के अंतर्गत क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, एंजाइम, वसा, और विटामिन भी आती हैं आपके अंदर, इसके अंदर, और न्यूक्लिक अम्ल आते हैं, आदि आते हैं पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। अरे यार अब बात करें, अब सर जी हार्मोन्स क्या है, यहू बता दो लगे हाथ। तो लगे हाथ पहले इसको हम समझाएंगे, पहले आप ये जानो कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, यही तो मेन टॉपिक इस बारे में, क्योंकि सवाल तो इसी से आएगा भैया, कार्बोहाइड्रेट से आएगा। हालांकि सबसे सारे सवाल आएंगे बारी बारी से, पहले तो हम एक एक समझेंगे ना, एक एक चीज़ समझेंगे, पहले इसको समझेंगे, फिर इसको समझेंगे, फिर इसको, ऐसे सीरियल बाई। आपके चैप्टर में ही तो पढ़ना ही है, आज बोर्ड एग्जाम में है कि यही सब आएगा, और भी चीज़ें जो है पढ़नी है आपकी जानकारी के लिए है, मिल जाएंगी, बट एग्जाम में क्या यही सब आएंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, एंजाइम, वसा, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल आदि सब, और हार्मोन्स भी है, मान लो इसी में आ जाएगा। और क्या है, कुछ नहीं है इस चैप्टर से। अब भाई क्या यही चीज़ पढ़ना है मुझे इस चैप्टर में, तो आज पढ़ लेते हैं, चलो शुरू कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो क्या है ये कार्बोहाइड्रेट, बताओ कौन है ये कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कितना भयानक लगता है ना, भयानक, कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या भाई, क्या है ये कार्बोहाइड्रेट, ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स देखिए में क्या है ये,
क्या है कार्बोहाइड्रेट? जरा सोचो और बताओ क्या है कार्बोहाइड्रेट, जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी बताओ भाई क्या है कार्बोहाइड्रेट। अब कहा गुरु जी इतने पता हो तो हम पढ़ित काहे लिए। ये बात सही बच्चों, कोनो बात नहीं, जब हम है तो क्या गम है। चलो समझ लेते हैं क्या है कार्बोहाइड्रेट। बोलो ना यार। वे यौगिक, क्या बोलेंगे? वे यौगिक, वे यौगिक, वे यौगिक, क्या बोलोगे? वे यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन युक्त पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन आदि होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो वे यौगिक जिनमें कार्बन, हिंदी में देना भाई, लो, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन व क्या व ऑक्सीजन युक्त पॉली हाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, या कीटोन बोल सकते हो, ठीक है, कीटोन होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ वीडियो की स्पीड आप अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, ना समझ में मतलब स्लो लग रहा हो तो। कीटोन होते हैं, क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं, ये देखो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। कह रहा वे यौगिक जिनमें क्या हो भैया? कार्बन मतलब सी, क्या मतलब सी, हाइड्रोजन मतलब H, व ऑक्सीजन मतलब O, ऑक्सीजन मतलब O। कह रहा वे यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन युक्त पॉलीहाइड्रोक्सी, अरे OH समूह वगैरह, हाइड्रोक्सी मतलब OH में जो लगता है अनुलग्न वही तो होता है ना भैया हाइड्रोक्सी OH का। तो पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीएल्डिहाइड कीटोन्स जिसमें OH समूह बहुत ज़्यादा हो, कई बार आया हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितनी मतलब बस ना चलो बस यार, किसी एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है ना, बस वो सिंपल सा कि कार्बोहाइड्रेट यानी OH समूह 1 2 3 बार से ज़्यादा आया है, 3 4 बार आया है, तो जान लो वहाँ पे पॉली शब्द का यूज होता है। हिंदी में कहते हैं ना भैया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वैसे यहाँ पे 1 2 बार अगर आया है हाइड्रोक्सी कोई बात नहीं, अगर OH समूह कई बार आया है तो उसे पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं। आई बात गई समझ में ना? बस वही बात यहाँ पे है, ठीक है, इतना कोई दिक्कत किसी को? तो ये सिंपल सा क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब बात आती कार्बोहाइड्रेट का सरलतम फार्मूला होता है, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र यानी कि सरलतम सूत्र। यार लो भैया पहले मैं सरलतम सूत्र बता देता हूँ। अच्छा, सरलतम सूत्र किसका? कार्बोहाइड्रेट का, भूलिएगा नहीं। सरलतम सूत्र क्या है कार्बोहाइड्रेट भैया जरा बताओ तो। कार्बोहाइड्रेट का सरलतम सूत्र क्या है देवता? अरे कहा ना सर जी CH2O, यही तो होता है सर। हाँ बच्चा मैं बोलूँगा बिल्कुल यही होता, एकदम सही जा रहे हो, एकदम यही होता है। चलो फिर लगे हाथ इसको यही बता दो फिर हमको, इसका अनुपात क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का अनुपात, कार्बोहाइड्रेट्स का अनुपात, रेशियो भैया, क्या होता है इसका अनुपात? कार्बोहाइड्रेट का अनुपात क्या होता है? जरा देख लो भैया। कार्बन 1/1 2 1
1:2:1, 1:2:1, 121 यार, हो गया 121, 121। जौन चाहो तौन बोलो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर 12:1 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको रेशियो याद होना चाहिए बस। इसका जो अनुपात है तो भूलना मत कभी कि इसका अनुपात क्या होता है। कोई पूछ ले तो क्या होता है अनुपात, ऐसा नहीं कहते भैया 1:2:1 इसका अनुपात होता है क्या, किस कार्बोहाइड्रेट्स का। ओके, अच्छा आ जाओ। चलो सर आपने बता दिया कार्बोहाइड्रेट का सरलतम सूत्र ये है, तो सामान्य सूत्र क्या होगा ना सर सामान्य सूत्र क्या होगा, फिर मैं बताऊंगा। अच्छा, सामान्य सूत्र होता है ना, ये भी होता है यार, मैं बता रहा हूँ ना, पहले परेशान हूँ जब मैं हूँ तो। ये देखो, मुझे क्वेश्चन बता दें, कोई दिक्कत, ठीक है ना। हाँ चलो आ जाओ। तो यार देखो देख मेरे भाई, देख मेरे लल्ला, क्या होता है इसका सामान्य सूत्र। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का, इसका सामान्य सूत्र, किसका भैया, सामान्य सूत्र कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट जो सामान्य सूत्र होता है, मैं आपको बता दूं तो सिंपल सी ऐसा होता है। कैसा होता है, CN कष्टक में H2O होल N, फिर या फिर ये भी हो सकता है। इसका सूत्र क्या हो सकता है, आप किसी NCERT में तो यही दिया है, NCERT बुक में, सॉरी और सारी बुक में, जिसे कि दिया CH2O होल X, ये भी दिया है। किसी बुक में ये भी दिया है, क्या दिया है भाई, किसी बुक में ये भी दिया है CXH2OY, ठीक है, ये भी दिया है। तो बुक की बात है। अब किसी हद ही कर दिया, ये भी दे दिया है। क्या दे दिया भाई, ये भी दे दिया किसी बुक में कि CnH2nOn, ठीक है। ये सारे फार्मूले हैं, ये इसके सामान्य सूत्र हैं। लेकिन हम आपको कहेंगे कि आप ये वाला याद करिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये वाला सभी ठीक है, लेकिन बस बात वही है ना, आपको यही रखना है कि CnH2n हो H2O का होल N। अरे सर आपने सूत्र बता दिया सर, लेकिन आप समझाएंगे N क्या है, होल N क्या है। बता रहा हूँ तो सब्र रख बच्चे, सब्र रख। C मतलब होता है कार्बन, तो मालूम बा, इसका रंग रूप देख के मन में कि C मतलब कार्बन बा। C मतलब काला नहीं, कार्बन काला, हालांकि कार्बन भी काला ही होता है। तो C मतलब कार्बन, N मतलब नंबर का नंबर, N मतलब नंबर, H मतलब हाइड्रोजन जानते हो, और O मतलब ऑक्सीजन जानती हो, और यहाँ पे दिया है N होल N, तो N मतलब ही नंबर ही होगा। चलो मैं समझाता हूँ इसका मतलब कैसे निकालोगे फार्मूला। एक आध एग्जाम्पल दीजिए सर, मैं दे रहा हूँ, ठीक बोलोगे ना सर, एक आध एग्जाम्पल दीजिए ना तो समझ में आएगा। हमें दे रहा हूँ। C मतलब कार्बन, इतनी बात समझ, अरे दे रहा हूँ एग्जाम्पल, दे रहा हूँ, रुक जाओ। C मतलब कार्बन, N मतलब नंबर, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, फिर होल N मतलब होता है N, यानी पूरा का स्क्वायर में गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखें आप समझो, अच्छा समझो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, परेशान मत रहो। दे दूँ एग्जाम्पल, यहीं पे दे दूँ, कोई दिक्कत चलेगा। देख मुन्ना, देख जरा समझ, एक बार जरा सोच, दिमाग लगा, एक बार थोड़ा दिमाग लगा। मैं इसको थोड़ा सा इस वाले फार्मूले को मैं यहाँ बता दूँ, कोई दिक्कत चलेगा ना बच्चों। चलो तो देखो वहाँ पे कि चलो सर ने आपने बताया कि ये N है, ये H2O होल N है। हमने कहा हाँ बच्चा। तो आपने पूछा कि सर अच्छा ठीक है, अब इसका मतलब कैसे, ये मतलब नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 7, एक भी हो सकता है। हम हाँ बोलो बिल्कुल ठीक। तो सर अगर मानो कि मैं यहाँ पे C लिखता हूँ, मैंने कहा ठीक है। तो आपने कहा सर N की जगह मैं 6 लिख देता हूँ, तो मैं कहूँ कोई बात नहीं, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर सर यहाँ पे H2O का होल N कर दें तो कौन सूत्र बना, तो मैं बोलूँगा अभी कोई सूत्र नहीं बना बच्चा, अभी तो कोई नहीं बना यार। तो सर क्या करें फिर, तो मैं फिर बोलूँगा यहाँ आपने 6 रखा, मैंने कहा हाँ ठीक रख दिया। फिर मैंने पूछूंगा भैया आपने यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 6 है तो आपने H2O का जो होल N है इसके स्थान पे आप कर दीजिए 6। क्या करोगे भैया, 6 कर दोगे। फिर आप पूछे सर जी 6 कर तो दिया, क्या बना अभी तक, ये क्या बना सर, फिर बता रहा हूँ।
जरा ध्यान सुनिएगा। चलो ठीक है, आपने कहा सर यहाँ पे मैं एन सी है, मैंने सी रख दिया। फिर आपने कहा सर यहाँ एन मतलब नंबर है, तो यहाँ कोई भी नंबर रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने कहा ठीक है, तो आप यहाँ सी रखा, सी हो गया। एन की जगह नंबर की जगह आपने कोई नंबर डाल दिया, यहाँ पर 6 नंबर डाल दिया। मैंने कहा ठीक है। फिर H2O को होल एन लिख दिया, ठीक है। अभी कोई फार्मूला नहीं बना है, चलो ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ 6 है तो मैं सी 6 कर दिया। तो यहाँ जो एन था, यहाँ भी इस नंबर के स्थान पर जो नंबर लिखा था एन मतलब, यहाँ भी मैंने एक नंबर डाल दिया, 6 डाल दिया। आपने कहा ठीक है सर, डाल दिया। तो सर बना क्या ये, तो मैं बताऊंगा। देखो बन गया, क्या बना ये देखो ना, कार्बन 6 है तो 6 लिख लो। देखो यहाँ पे 6 है ना, इसका होल है, तो अगर यहाँ पे 6 है तो 6 से गुना कर दो यार हाइड्रोजन में, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। चलो ठीक है सर, 12 हो गया। और देखो 6 इकन यहाँ देखो ऑक्सीजन केवल एक है ना, तो 6 इकन्नम 6, 6 इकन्नम 6, तो जाएगा ये 6 इकन्नम 6, 6 हो गया। और ये सर ये तो ग्लूकोज बन गया सर, ये तो ग्लूकोज बन गया। बना ना, बना ना, यही क्या इसके एग्जाम्पल है। हाँ सर समझ में आ गया सर, ये ग्लूकोज सर अभी समझ में आ गया सर, ग्लूकोज है। तो आ गया समझ में ना। अब एक और ले लो, एक और दे दे। यस सर, और सर एक और दे दीजिए सर। चलो मैं दे रहा हूँ, और दे लो। चलो यहाँ ये सी है, मैंने सी लिख दिया, तो सी मतलब कार्बन, यह मतलब नंबर। चलो ठीक है, नंबर है। अगर मैं यहाँ नंबर है, यहाँ मेरा नंबर देता हूँ 12, ठीक है। ओके सर। चलो यहाँ पे लिखा H2O का होल एन, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं फिर नंबर दूंगा, तो C12 मैं लिख देता हूँ इससे पहले, C12। फिर देखो अगर यहाँ में नंबर जो है ना, इस नंबर की जगह में अगर 11 लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। नंबर लिखना वहाँ पर चाहे जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितना लिख लो, अपनी मर्जी है। तो देखो यहाँ अगर मैंने 11 लिखा तो 11 दूनी 22। हाइड्रोजन कितना जगह, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 पहले से है ना, तो 11 दूनी 22, तो हाइड्रोजन हो जाएगा क्या 22। ओके सर। फिर बोलोगे सर आप यहाँ ऑक्सीजन अकेले हैं, तो यहाँ गुना कर दो 1 में, तो 11 ही करना 11, ऑक्सीजन हो जाएगा 11। हाँ तो सर ये क्या बन गया बताओ ना, अब आप बताओ, मैं क्या बताऊँ बार बार। किसका सूत्र है ये? ओ सर ये तो चीनी है, सुक्रोज है। क्या है? चीनी। ये किसका फार्मूला भैया? चीनी, चीनी। हो गया सर। ओके सर, आ गया सर। एक आध और दीजिए। ये 2 एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल है भैया, और तीसरा भी एग्जाम्पल ले लो यार, ले लो, मेरे हाथ में है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्या एग्जाम्पल्स हैं? अगर मैं C6 कर दूँ यहाँ पर, मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल अब दे रहा हूँ, बहुत हो गया मजाक। C6 हो गया। आप देखो C6 है, और यहाँ कर देता हूँ H10O5, ये बन जाएगा, किसका फार्मूला बन जाएगा भैया? ये होल एन कर दो, क्योंकि ये स्टार्च है, बहुत लंबी श्रृंखला इसकी हो सकती है। क्या ये स्टार्च है? स्टार्च, क्या ये स्टार्च है? अब बोलेंगे सर इसको भी ऐसे बताइए किस तरह होगा। ले भैया इसको भी इसी सूत्र के माध्यम से समझ लो, इसको भी समझ ले यार, नहीं बिगड़ जाओ। ले देख मुन्ना देख, अरे यार देख, यहाँ देख, CN था ना, CN था, तो यहाँ एन की जगह मैंने नंबर ले लिया 6 ले लिया, और कोष्टक में क्या आता है? H2O को होल एन था यहाँ पे, तो यहाँ होल एन था ना, इस होल एन की जगह यहाँ देखो, यहाँ पे ये होल एन है ना, इस होल एन की जगह पे यहाँ एन की जगह कोई नंबर ले सकते हैं, तो मैं 5 लिख दूँ यहाँ पर। क्या लिख दूँ? 5। तो यार देख ना मुन्ना, देख बच्चा, देख ले, तो कार्बन C6 हो गया, तो हाइड्रोजन देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन पहले से था, तो 5 दूनी 10, कितना हो गया 10। फिर 5 का नाम ऑक्सीजन 5। ओके सर, आ गया सर। अबे ऐसे का आ गया, और बोले कदा आ गया। ये देखो कोष्टक है, कोष्टक के बाहर भी एन लिख लो। क्या लिख लो? एन मतलब क्या होगा? एन मतलब अभी कार स्टार्च है, स्टार्च, इसे बायोलॉजी मंड कहते हैं। बायोलॉजी वाले समझ गए कि मंड है, क्या बाटे मंड, माड़ जोन भातवा में निकलता है। नहीं भात जानते हो? चावल है यार, जो किसी आप पतीले में बनाओ, डोगा में बनाओ, क्या बोलते हैं, भगोले में बनाओ,
तो जो नया नया चावल होता है उससे वाइट वाइट निकलता नहीं है, ऐसे वाइट वाइट, वही क्या है, मंड। मंड, माड़ बोलते हैं गाँव के लोग, माड़, बाकी मंड होता है, बोल सकते हैं बायोलॉजी में। यहाँ मैं स्टार्च लिखा हूँ ना, लो यहाँ पे मंड लिख दो, मंड। मंड क्या, ये मंड है, ठीक है, हो गया भाई। देखो ना यार क्या परिभाषा हो, वही तो ना, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन व हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक भैया, बोल सकते हैं ना, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कामा हाइड्रोजन व ऑक्सीजन युक्त वाले सभी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन्स कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। सिंपल सा था यार, नोट करो ना, स्क्रीनशॉट लेते क्यों नहीं, ले लो फटाक से बच्चा। चलो आगे देख लो यार, आगे क्या है हमारा टॉपिक, अगला टॉपिक है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेटों के उपरोक्त सूत्र के कुछ अपवाद। जो कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र है उसके कुछ अपवाद भी हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के जो सामान्य सूत्र हैं उसके कुछ अपवाद है भाई। अपवाद क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं भैया, देख ले यार। कह रहा है, क्या कह रहा है, ऐसे बोल सकते यार कि इस श्रेणी के सभी सदस्यों को इस श्रेणी के सभी सदस्यों को कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्रों द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के सामान्य सूत्रों द्वारा सामान्य सूत्र कौन कौन भैया, यही वाला CnH2O का होल n सूत्रों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, किया जाता है या नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। जबकि ये कार्बोहाइड्रेट है, जबकि ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मतलब कुछ ऐसे भी यौगिक हैं जो कि सूत्र द्वारा साबित नहीं होते हैं, ये वाला सूत्र जो है, लेकिन वो है क्या चीज़, वो है कार्बोहाइड्रेट ही हैं। इस सूत्र द्वारा वो साबित नहीं हो पाएंगे, बट लेकिन है कार्बोहाइड्रेट जो इस सूत्र के माध्यम से हल ही नहीं हो पाएंगे यार। कैसे समझ लेते हैं, चलो एग्जाम्पल देता हूँ तभी समझ पाओगे आप लोग। चलो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसके भैया कि किससे हम नहीं समझ सकते, सूत्र के माध्यम से नहीं लिख सकते हैं। कैसे, अगर मैं यहाँ कर दूँ C5H10O4, चल अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है गुरुजी, इसका नाम है डीऑक्सी राइबोस शर्करा। ये तुरंत समझ गए होंगे बच्चा, बायो वाले, डीऑक्सीराइबोस शर्करा। तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा है, इसे आप इस फार्मूले में कैसे फिट करोगे। चलो एक बार ट्राई कर दो, फिट हो जाता है अच्छी बात है, ट्राई करते हैं, ट्राई कर लेते हैं यार। कि सर मान लो यहाँ पे सी की जगह एन कर देते हैं, मैंने कहा चलो ठीक है भैया, यहाँ पे सी है, थोड़ा मैं और बड़ा लिखता हूँ, बड़ा, ये सी है, एन हो गया। तो यहाँ मैं अगर C5 कर दूँ, मैं ध्यान दे रहा हूँ इस सूत्र पे कैसे बैठा रहा हूँ, जो बैठ पाता है C5, ठीक सर।
और H2O, यहाँ पे 4 है, 4 लगाओ तो क्या बैठेगा इस प्रकार। तो यार हाइड्रोजन 8 ही होगा, 4 दूनी 8, ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C5, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 8 हो जाएगा यहाँ पर, फिर तो ऑक्सीजन 4। तो बताओ क्या ये सूत्र ही है, डीऑक्सीराइबो शर्करा है? नहीं ना, तो ये गलत है ना, ये गलत है ना। तो ये सूत्र, ये जो फार्मूला आया है डीऑक्सीराइबो शर्करा का, तो क्या ये सामान्य सूत्र द्वारा साबित हो पा रहा है? सामान्य सूत्र में बैठ रहा है, सटीक बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा ना, तो ये हो जाता है इस सूत्र का अपवाद। इस सूत्र का अपवाद ध्यान रखना, मैं ध्यान रख रहा हूँ, सिर्फ सूत्र में नहीं बैठ रहा, बाकी कार्बोहाइड्रेट है, बस इस सूत्र के समान ही है, सूत्र के जैसा बिहेव नहीं कर रहा है, जिसका सूत्र यहाँ पे कह रहा है, सूत्र के हिसाब से ये नहीं बैठ सेट हो पा रहा है, बाकी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, मैं सूत्र के अपवाद बोल रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, सूत्र के अपवाद। ठीक है, अब एक आध एग्जाम्पल और देते हैं भाई, एक आध एग्जाम्पल और देते हैं, चलो समझो, फटाफट समझ लो यार। ठीक है, और देते हैं, एक आध एग्जाम्पल देते हैं। चलो मेरे पास एक और भी है, देखो मैं यहाँ पे कर दिया एक पॉइंट बढ़ा दूँ, C6H12, ठीक, और O5, इसका नाम क्या है? मैं इसका भी नाम बता दे रहा हूँ यार, इसका नाम है रैमनोज। रैमनोज, क्या नाम है? रैमनोज। तो बताओ क्या ये फार्मूले में सेट होगा? बताओ जरा सा, क्या है फार्मूले में सेट होगा? अगर यहाँ 5 है तो आपको पता है जितना यहाँ पे O होता है उसका जस्ट दुगना क्या होता है आपका? हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन। तो भैया क्या दुगना होगा? कितना? 5 दूनी 10, ये तो 12 हो रहा है। यहाँ भी देखो ना, अगर जितना N होता है उतना होता है उसका जस्ट दुगना होता है हाइड्रोजन, बट यहाँ दुगना कहाँ है? यहाँ तो 5 दूनी 10, यहाँ 10 होना चाहिए था, बट यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है। तो इस सूत्र के माध्यम से नहीं हो पा रहा भैया, C6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 5 कर देंगे, जब यहाँ 5 करेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा? 5 दूनी 10, लेकिन यहाँ तो 12 आ रहा है, तो ये सूत्र के माध्यम से ठीक नहीं हो रहा है ना, इसलिए इसे हम सूत्र का अपवाद कहें, सिर्फ सूत्र का अपवाद बोल रहा हूँ, सूत्र किसके किसके लिए अपवाद है। अगला देख लो पॉइंट, अब देखो मैं इसे बढ़ा दूँ, यहाँ कर C7H14 और O6, ये किसका? ये भी तो अपवाद है यार, ये क्या है? इसका नाम है रैमनोहेक्सोज। रैमनोहेक्सोज, ये। अब देखो क्या ये सूत्र बैठ पा रहा है? क्या इस सूत्र में सटीक बैठ पा रहा है? नहीं ना। क्या इस सूत्र में सटीक बैठ पा रहा है? नहीं ना। तो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ भाई, और आ जाओ थोड़ा सा, एक और आगे थोड़ा सा जाओ। अब देखो ये तो हो गया भाई इसकी कुछ अपवाद स्वरूप, सूत्र के अपवाद। मैंने कितने बताया आपको? 1 बताया, 2 बताया, और मैंने आपको 3 बताया, बस 3 काफ़ी है। अब और देखो मैं आपको बताता हूँ, इस श्रेणी के जो कार्य सामान्य सूत्र पर सेट तो खा जाते हैं, इस सामान्य सूत्र में सटीक बैठ जाते हैं, बट वो कार्बोहाइड्रेट के गुण ही नहीं दर्शाते हैं। वो सटीक तो बैठ जाते हैं बट वो कार्बोहाइड्रेट के गुण ही नहीं दर्शाते हैं। तो आप समझाते कैसे? ध्यान दो, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। हो गया? अरे बताया ना यार, क्या? अरे लिख सकते तो क्या, यही चीज ना कि कुछ कार्बनिक यौगिक भी हैं, कुछ कार्बनिक, कुछ ऐसे भी, अब कुछ ऐसे लिख दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक भी हैं, जिन्हें या जिनको इस कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सामान्य सूत्रों मतलब यही CnH2n, ठीक है, सूत्रों के
द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, प्रदर्शित कर सकते हैं या प्रदर्शित किया जा सकता है या कर सकते हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स के कार्बोहाइड्रेट्स के गुणों को प्रदर्शित नहीं करते, प्रदर्शित नहीं करते। कह रहा है कि कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक भी हैं जिनको सामान्य सूत्र द्वारा यानी ये द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट के गुणों को प्रदर्शित नहीं करते हैं भाई, नहीं करते हैं। अच्छा सर जी एग्जाम्पल दीजिए। मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल, दे रहा हूँ भाई। यार देखो कैसे, क्या एग्जाम्पल में क्या है, ये देखो ना, सिलिका पड़ा, सिलिका CH3COOH, यही तो है सिरका, एसिटिक एसिड। ये क्या भाई, क्या है ये, एसिटिक एसिड है ना, सिरका CH3COOH। ये क्या, एसिटिक एसिड मतलब अम्ल, एसिटिक एसिड। आप सूत्र से आराम से कर सकते हैं भाई। देखो ना, अगर देखो कार्बन कितना, एक कार्बन, दो कार्बन, तो C2 कुछ लगाओ, देखो H2O, होल कितना आएगा, यहाँ 4 कार्बन है, सॉरी 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, क्योंकि ऑक्सीजन कितनी है, 2 है ना, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो 2 का नाम 2। और देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 3 ये हो जाएगा और 1 ये हो जाएगा 4, तो 2 दूनी 4। देखो सूत्र के द्वारा हो गया साबित ना। अब यहाँ n कर दे, यहाँ भी n कर दे, हो गया सूत्र द्वारा। तो सूत्र द्वारा साबित तो हो गए, बट ये तो कार्बोहाइड्रेट गुण नहीं दर्शाते हैं, ठीक है। और मेरे पास एग्जाम्पल भी है यार, और ले लो। देखो C3H6O3, C3H6, ये क्या है, लैक्टिक एसिड। कौन एसिड है, लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक। अब इसको देखो सूत्र द्वारा आ जाए क्या, देखो यहाँ पे C3 है ना, तो यार C3 कर दो, और देखो कोष्टक में कर दो H2O, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 कर दो यार, तो ऑक्सीजन 3 का नाम 3, देखो 3 यहाँ पर है ना, और देखो यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, तो 3 दूनी 6, यहाँ 6 है ना, तो क्या ये इस सूत्र पे आ रहा है ना, CnH2O का होल n, इस सूत्र द्वारा साबित हो रहा नहीं हो रहा, हो रहा साबित ना। तो ये सब क्या है, ये सूत्र द्वारा साबित है, लेकिन ये एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट के गुण को नहीं दर्शाते हैं। तो हो गया कि साबित तो हो रहे हैं सूत्र में तो आ ही रहा है, सूत्र में साबित हो ही रहा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट के गुण नहीं दर्शाते हैं, ठीक है। इतना आप नोट करिए, तो आगे बताता हूँ फटाफट हम, ठीक है, करो फटाफट नोट, आगे देख लो। अच्छा कार्बोहाइड्रेट की एग्जाम्पल रोज जानते हो क्या है, कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण, हालांकि अभी मैंने दिया तो, लेकिन फिर भी समझ लो क्या होता है, जान लो इसे। क्या ग्लूकोज होता है, दे रहा हूं इसे ग्लूकोज, मैं सूत्र अभी दे दिया था, ग्लूकोज, सुक्रोज और ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज, और क्या था, और भी सारे एग्जाम दिख रहा है ऊपर से,
वे ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, मल्टोज और क्या होता है चीनी, यानी कि सुक्रोज लिखे थे ऊपर, दोनों एक ही चीज, दोनों एक ही चीज, सुक्रोज, चीनी, और बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अभी मैं बताया डीऑक्सी राइबोस वगैरह, रैमनो हेक्सोस, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपको यहाँ देखते हैं। और स्रोत क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है भाई, इसका स्रोत कहाँ मिलता है, बताओ, कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिलेगा। अरे सर आलू में मिलता है, ये आलू में, हाँ बिल्कुल। और सर ये चावल में भी मिलता है, अभी ये चावल में भी मिलता है, हाँ बिल्कुल। सर ये चुकंदर में भी मिलता है, चुकंदर, मैंने कहा बिल्कुल। और सर ये तो अंगूर में भी मिलता है, मैंने कहा बिल्कुल सही। सर गन्ना भी मिलता है, अरे यार गन्ना गुड़ ही होता है बच्चा, ओके सर ओके। और सर ये उसमें मिलता है ना, उसमें क्या बोलते हैं यार, उसमें जव सर, जव जवा बोलते हैं, जवा, जिसका बनता है सेतुआ, देहाती में जानते होंगे बच्चे लोग, सेतुआ गांव बच्चे, जाओ जिसका बनता है। और क्या होता है सर, अरे बच्चा बाजरा भी होता है, बाजरा जानते हैं, बजरी बोलते हैं, बाजरा। और क्या था, मक्का। और सर अरे दूध होता है, कितना बताएं सर, दूध हो जाता है, और दही है, मक्खन है। अच्छा बस इतने काफ़ी है भाई, कितना लिखोगे यार, लो आम लिख लो, अच्छा आदि लिखने वाले थे, आम आ गया, लो आदि लिख लो, बस करो, कितना लिखोगे एग्जाम्पल, बहुत सरस। एक बात मैं आपको बोल दूं, इससे गांठ बांध कर रख लो अच्छे से दिमाग में। पता है जितना आप भोजन करते हो, जितना आप खाना खाते हो, उसमें जितनी कुल ऊर्जा आती है, भोजन के कुल ऊर्जाओं में से 60 से 80% ऊर्जा तो कार्बोहाइड्रेट से आती है। सोच लो, सोचो, दिमाग लगाओ भाई, कि भोजन के कुल ऊर्जा में से, या लिख सकते हो भोजन के कुल ऊर्जा में से 60 से 80% ऊर्जा, 60 से 80% ऊर्जा किससे आती है, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक, भोजन की कुल ऊर्जाओं में से 60 से 80% ऊर्जा तो कार्बोहाइड्रेट से आती है यार। जितना आप खाना खाते हो ना, जितना भी खाना खाते हो ससुरा, उसमें से 60 से 70, मतलब 60 से 80% जितनी ऊर्जा है किससे आती है, सारी ऊर्जा किससे आती है, इसी कार्बोहाइड्रेट से आती है भाई। किससे, कार्बोहाइड्रेट से आती है। क्या खाओगे आप बताओ, जो भी खाओगे वहाँ कार्बोहाइड्रेट। क्या खाओगे बताओ बच्चा, रोटी खाओगे कार्बोहाइड्रेट, चावल खाओगे कार्बोहाइड्रेट, आलू खाओगे कार्बोहाइड्रेट, क्या खाओगे आप बताओ, बड़ा पाव खाओगे कार्बोहाइड्रेट, क्या खाओगे, ब्रेड खाओगे कार्बोहाइड्रेट, क्या खाओगे, चाहे तो कुछ भी खा लो यार, उसमें से जितना आपको ऊर्जा मिलेगी, जितनी ऊर्जा आपको मिलेगी बॉडी में, ससुरा सारी की सारी ऊर्जा लगभग उसमें यार 60 से 80% ऊर्जा तो कार्बोहाइड्रेट से ही आती है, जितना आप खाना खाते हो। आप पता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से पता है 17 किलो जूल ऊर्जा मिलती है, 17 किलो जूल। इससे आप 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा भी कह सकते हैं। ठीक है, कि भोजन के कुल ऊर्जाओं में से 60 से 80% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से आती है। कहाँ से आती है बच्चा, कार्बोहाइड्रेट से आती है। कुछ भी खा लो यार, इससे बच के नहीं जाओगे आप, यही खाना पड़ेगा। क्या करो, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा पड़ता है। सोचो पहले इसकी छाड़ लो। अब इसके बाद आपको बताएंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण इसी की जस्ट बात करेंगे, बस आप इसने स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे भी सोचते हैं इसके बारे में।